साथियों, आज हम एक नई क्लास शुरू करेंगे और ये जो नई क्लास है हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। इससे पहले हमने जो हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है उससे पूर्व कौन से ग्रंथ लिखे गए उनके ऊपर एक हमने क्लास ली थी। दूसरी क्लास हमने इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उसके संदर्भ में बातचीत करी थी। तो आप हमारी उन क्लासों को भी देख सकते हैं पहले, जो अब से पहले हमने की हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत होती है वो गारसा दत्तासी से शुरू होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। नाम है इनका गारसा दत्तासी। नाम इस तरीके का है। क्यों है इस तरीके का नाम? क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान हैं, ये फ्रांस के यानी फ्रांसीसी थे, तो अंग्रेजी में इनको गारसिन दे तासी इस तरीके से ये लिखा हुआ मिलेगा, और हम जो हिंदी में बोलते हैं गारसा दा तासी इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, फारसी विद्वान हैं, ये फ्रांस के रहने वाले थे, इतिहासकार कहा जाता है और भारत को जानने वाले थे। इनका जन्म जो है 1794 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1878 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचना है इस्तवार द लिटरेतर, ये ता होगा है ना, लिटरेतर एंदु हिंदुस्तानी। ठीक है, इनकी ये रचना है इस्तवार द लिटरेतर एंदु हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा का पहला ग्रंथ है, यानी ये पहला इतिहास है। क्या मतलब हुआ कि इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास है, आप देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास है ये एक विदेशी विद्वान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एक विदेशी विद्वान है, उनके द्वारा किया जा रहा है। फ्रांस के रहने वाले यानी फ्रेंच विद्वान हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी वो पहली रचना है जिसे हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि ये साहित्य इतिहास का पहला प्रयास है, क्योंकि उससे पहले कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है हिंदी साहित्य की, मगर इतिहास लिखने का जो कह सकते हैं पहला पूर्ण तरीका, या जिसको हम कह सकते हैं कि इतिहास लिखने का पहला जो प्रयास है ना, सैद्धांतिक रूप से वो गारसा दत्तासी का इस्तवार द लिटरेतर एंदु हिंदुस्तानी है। विदेशी विद्वान के द्वारा लिखा गया है हिंदी का इतिहास, है ना, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये आगे बातचीत होंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो आपको एंदुई और हिंदुस्तानी ये जो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब क्या है? अगर इनका हिंदी अर्थ देखें तो हिंदी अर्थ इनका है कि हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो एंदुई हिंदुस्तानी का मतलब यानी हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है? हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित जो हिंदी थी उसको हिंदुस्तानी कहा गया, और एंदुई का अर्थ यह है हिंदुई, यानी एंदुई हिंदुई का अर्थ है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। तो इस तरीके से आप इसका अर्थ देखें कि हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस्तवार द लिटरेतर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक, ये जो रचना है इसके दो संस्करण प्रकाशित हुए। प्रथम संस्करण में दो भाग हैं, पहला भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847। तो रचना का आपको रचना काल क्या पूछा जाएगा? इसका रचना काल जब भी पूछा जाएगा आपको बताना होगा 1839 ईस्वी। ठीक है, यानी ये पहली बार 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो पहला संस्करण में दो भाग थे, जो पहली रचना 1839 में और दूसरा भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद फिर से इसका दूसरा संस्करण निकला, दूसरा एडिशन निकला, तब इसके तीन भाग हो गए। पहला 1870 में, दूसरा 1870 में और तीसरा 1871 में। ठीक है, इतना विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि जेआरएफ के लिए या नेट के लिए जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरीके के पूछ लिया जाता है कि
इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी के कितने संस्करण प्रकाशित हुए? तो 2 संस्करण हैं। या पहले संस्करण में कितने भाग थे? तो आप बता सकते हैं कि 2 भाग हैं और पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन संस्था कहाँ से प्रकाशित हुई है? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। ठीक है, रहने वाले कहाँ के हैं? तासी, फ्रांस के। और रचना कहाँ से प्रकाशित हो रही है इनकी? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से ये रचना इनकी प्रकाशित हो रही है। ठीक है, विशेष तत्व क्या है इस रचना के, है ना, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो पहली तो यही कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसी हिंदी विद्वान के द्वारा या हिंदी जानने वाले के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी हिंदी भाषी या हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि वो एक विदेशी विद्वान है गार्सा द तासी, यानी फ्रांस के रहने वाले थे वो, उनके द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पद्धति क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई है ना। तो वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब जैसे कि वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जैसे आ से शुरू हमारी वर्णमाला हो रही है ना, तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से, उसी क्रम में जो है आपको कवियों के नाम इस रचना में दिखाई देंगे, है ना। जैसे कि आपकी अंगद है, इनका पहले कवि का नाम है अंगद, है ना। तो ये अंगद शब्द किससे आ रहा है? आ से शुरू हो रहा है ना। ऐसे ही अजोमेयर, अजोमेयर ये इनका दूसरा कवि हो जाता है। अजीम बख्श इनका तीसरा कवि हो जाता है। अग्रदास जो है इनका चौथा कवि है ना। ऐसे अभयराम इनका 5वां कवि। तो वो सारे आपको इस तरीके से ये आ वाला क्रम आपको दिखाई देगा। इसी वर्णानुक्रम पद्धति में रचनाएं, कवियों का जीवन, कवियों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो इस हम वर्णानुक्रम पद्धति को क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में है इस पद्धति को डिक्शनरी यानी शब्दकोशीय पद्धति भी कहा जाता है। जिस तरीके से शब्द में शब्दकोश जब आप देखेंगे तो पहला जो वाक्य शब्दकोश में होता है वो वर्णमाला के प्रथम अक्षर के अनुसार ही शुरू होता है। उसी आधार पर ये भी जो इतिहास है आपका वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखा गया है। तो यानी इसका पहला कवि अंगद है और अंतिम कवि है जो हेमंत है। नहीं, इसका पूरा नाम हेमंत पंत है इस रचना में, है ना, जो इनका अंतिम कवि है। ठीक है, और इससे पहले जी यही क्रम अपनाया जाएगा उनका। तो ये हेमंत पंत नाम के जो अंतिम कवि, क्योंकि वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो हाँ बहुत अंत में जाके आएगा, तो उसी आधार पर आपको ये प्रकृति मिलेगी। एक और बात यह है कि इस रचना में काल विभाजन नहीं किया गया है। याद ध्यान दीजिएगा कि काल विभाजन नहीं किया गया है, काल विभाजन इसमें नहीं किया गया है। ये इसकी बात है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या गार्सा द तासी के इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी में काल विभाजन किया गया है? तो आप बताएंगे कि काल विभाजन नहीं किया गया है। कुल रचनाकार कितने हैं? कुल रचनाकार इसमें 738 हैं और हिंदी के कुल 72 कवि इसमें सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, ये जो रचना है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, ये रचना, ये जो इतिहास है, गार्सा द तासी ने इसकी सहायता में बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने सहायता ली है। कि जैसे अगर हम उनके ग्रंथों की बात कर लेंगे कि ये ग्रंथ उन्होंने किसको आधार बना के लिखा, तो बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे मेंबर ऑन दी कबीर पंथी जो रचना है जनरल हैरियट की, है ना, मेंबर ऑन दी कबीर पंथ ना। इस तरीके की बहुत सारी रचनाएं हैं ना। या फिर H.H. विल्सन की मेंबर ऑन द रिलीजन स्टेटस ऑफ द हिंदुज़्म, है ना। या आप कनिंगम की वो जो है हिस्ट्री ऑफ द सिक्सिज्म, है ना, तो सिखों के बारे में जो इतिहास है सिखों के इतिहास कनिंगम के द्वारा। तो वो सारी जो उस समय की जो रचनाएं हैं उन सबका सहारा लेते हुए आपको गार्सा द तासी इस रचना में दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरा ये जो इतिहास है उनका, ये किनको समर्पित है? तो इन्होंने जो है उस समय की जो ब्रिटेन की महारानी हैं, ब्रिटेन की महारानी को इन्होंने इस रचना को समर्पित किया है। ग्रेट
ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी, जो रानी है उनके लिए इसको उन्होंने एक प्रकार से समर्पित किया है। उनके लिए ही जो है पहली बात जो की गई है, उनको संबोधन किया गया है इस इतिहास में। ठीक है, चलिए वो तो एक सामान्य सी बात है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो लिखा गया है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा, और ये नलिन विलोचन शर्मा कौन से हैं, जो नकेन प्रयोगवाद के बाद जो नकेन आंदोलन चला है उसमें नलिन विलोचन शर्मा जो हैं वही एक विद्वान हैं। ये नकेन ना से शुरू होने वाले। तो नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, इसमें इसे हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया गया है। ऐसे तो सभी कहते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा जी ने इसको पहला साहित्यिक इतिहास ग्रंथ माना है। ठीक है। दूसरा, गारसा दत्त तासी के इसी इतिहास को, है ना, मौलवी करीमुद्दीन और वाई.एफ. फैलन, ये इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों ने मिलकर तबकाउते स्वरा या तज़किराए स्वराए हिंदी नाम से ये जो रचना है इसे लिखा गया। तो इसका आधार क्या है इस रचना का, तबकाते स्वरा का? इसका आधार है इस्तवारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसी रचना को आधार बनाकर यहाँ पे ये रचना इन्होंने की है। ठीक है। और ये जिसे तज़किराए स्वराए हिंदी कहा जा रहा है या तबकाते स्वरा कहा जा रहा है, ये जो रचना है ये दिल्ली कॉलेज से प्रकाशित हुई थी और इसमें 104 कवियों को यानी 104 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। तो पहले हमारे उसमें 738 थे, यहाँ आके कितने हो गए? तो इस्तवारदा लिटरेचर हिंदुस्तान में तो 738 थे, जिसमें से 72 कवि कौन के थे? हिंदी के। बाकी फिर किस भाषा के बचे? उर्दू के थे, है ना। बाकी जो बचे हैं वो उर्दू के हैं, लेकिन इस रचना में 1000 कवि 1004 रचनाकारों का या कवियों का परिचय इसमें दिया गया है और इसमें कुल 62 कवि जो हैं हिंदी के हैं, बाकी सब उर्दू के हैं। ठीक है। और इस रचना में कालक्रम का भी थोड़ा ध्यान रखा गया, जो कि पहली रचना में उस तरीके से नहीं है। गारसा दत्त तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, कौन सा? इस्तवारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसको 1953 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वांसड़े ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया, है ना। और ये प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, कौन? लक्ष्मी सागर वांसड़े। ठीक है। तो इसमें कुल 338 कवियों को ही लिया गया है, यानी जो 738 कवि थे उसमें से 358 कवियों को ही लिया गया है ना। तो 738 में से कुल लक्ष्मी सागर वांसड़े ने कितने कवियों को लिया है? 328 कवियों को ही लिया है। तो हिंदी के इसमें 220 रचनाकार हैं और करीमुद्दीन जो है साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, वो दिल्ली के थे, मौलाना करीमुद्दीन। ठीक है। गारसा दत्त तासी के इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा गया है। क्या कहा है इसको? व्रत संग्रह कहा गया है। गारसा दत्त तासी के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा गया है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये जो गारसा दत्त तासी का इतिहास है जो हमने अभी तक देखा है, अगर हम इसकी कुछ चीज़ देखें, कुछ खास बात देखें इसमें से, तो जब आप ये रचना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से उर्दू और हिंदी का जो उस दौर में एक प्रकार से एक बहस चल रही थी कि भारत की भाषा कौन सी होनी चाहिए, उर्दू हो कि हिंदी हो, इस बात को लेके जो पूरी बहस थी, और जिसमें आपको 2 विद्वान दिखाई देते हैं उस दौर में, एक राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, ये तो उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे, और राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो संस्कृत मिश्रित हिंदी के समर्थक थे। ठीक है। तो इनको सितारे हिंद इसीलिए कहा गया, इनको उपाधि दी गई थी कि ये सितारे हिंद है, यानी भारत के क्या हैं? सितारे हैं। और इसी आधार को, क्योंकि उर्दू और हिंदी के समर्थक थे, ये उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। उधर राजा लक्ष्मण सिंह किसके थे? संस्कृत
मिश्रित हिंदी के समर्थक थे और इसीलिए शिव प्रसाद सितारे हिंद के लगभग समानांतर उन्हीं के एक नाम दिया भारतेंदु को। जो हरिश्चंद्र थे उनको भारतेंदु नाम इसीलिए दिया गया कि आप तो भारत के जो सितारे हिंद हैं शिव प्रसाद, तो ये भारत के इंदु हैं, यानी भारत के चांद हैं। कौन? भारतेंदु। ये उपाधि दी गई थी इसीलिए। ठीक है, तो ये पूरी वो बहस है, जब हम उसको पढ़ेंगे तब उस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। बात यह है कि जो उर्दू और हिंदी का जो एक प्रकार से उस दौर में एक वाद विवाद चल रहा था कि हिंदुस्तान की भाषा आखिर कौन सी हो, हिंदी यानी हिंदी का मतलब संस्कृत निष्ठ हिंदी या फिर ऐसी हिंदी जो उर्दू मिश्रित हिंदी हो, कौन सी भाषा होनी चाहिए, इस बात को लेकर पूरी बहस उस दौर में चल रही थी। गारसा दत्त तासी को अगर आप देखेंगे तो ये उस दौर में इनका जो इतिहास है, जो लेखन किया गया है, उसमें आपको इस तरीके का विचार कुछ मिलेगा। जैसे वो एक जगह ये कहते हैं, जब आप गारसा दत्त तासी का इतिहास का अगर जब जो लक्ष्मी सागर वांसले ने जो अनुवाद किया है, अगर आप उसका 58 है ना, 58 जो 58 जो पेज है, 58 नंबर जो पेज है, अगर वहाँ पे आप पढ़ेंगे जो भूमिका में वो बात करते हैं गारसा दासी, तो क्या कहते हैं गारसा दत्त तासी कि मैं सुंदर देवनागरी अच्छा नहीं कहता है, यानी वो देवनागरी को ये लिखने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, यानी देवनागरी का मतलब क्या हुआ, यानी वो भाषा जो हिंदी है, यानी देवनागरी में लिखी जा रही है, उस देवनागरी को ये कह रहे हैं गारसा दत्त तासी के मैं देवनागरी को सुंदर नहीं कहता, है ना, सुंदर अच्छा नहीं कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं उस बात में कि जो फारसी अक्षर हैं, है ना, यानी फारसी अक्षरों के साथ जो सिक्ता के मुकाबले में ये कैसी है, देवनागरी भद्दी है और घसीट है, जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो एक प्रकार से देखेंगे तो वो देवनागरी को क्या कह रहे हैं, भद्दी और घसीट कह रहे हैं। तो ये सिक्ता क्या है, अगर सिक्ता की बात करें, इन्होंने कहा है कि ये सिक्ता के मुकाबले, तो सिक्ता जो कहा गया है, सिक्ता जब कहा गया है तो सिक्ता का मतलब यही है कि जो फारसी भाषा थी, जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा का जो थोड़ा रूप उस वर्तमान समय में गिर गया, यानी टूट फूट, फारसी को तोड़ फोड़ कर उर्दू लिखने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसको सिक्ता कहा जाता है ना। तो वो जो सिक्ता है ये कह रहे हैं कि मैं देवनागरी अक्षरों को सुंदर नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि सिक्ता के मुकाबले, यानी टूटी फूटी जो फारसी से उर्दू लिखने का जो प्रयास है, उसके मुकाबले इस देवनागरी को पढ़ना बहुत कठिन है, और ये भद्दी है और ये घसीट है, इसलिए जो है इनको देवनागरी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार से देखेंगे तो ये जो विरोध चल रहा था भाषा का, गारसा दत्त तासी के इतिहास में उर्दू और हिंदी का जो विरोध है, उसका समन्वय करने का प्रयास उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक पक्ष की तरफ ये झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे वो ये बात भी कहते हैं कि ये जो रचना है, मतलब ये जो भाषा का जो खेल है पूरा, ये बहुदेववाद का, एकेश्वरवाद के विरुद्ध, है ना, क्या है, संघर्ष है, जिसमें ईसाई भी आ जाते हैं। और एकेश्वरवाद में कौन कौन आते हैं? तो एकेश्वरवाद में तो आपके ईसाई आ जाएंगे और मुस्लिम होंगे, है ना। तो मुस्लिम और ईसाइयों के विरुद्ध क्या है, ये एक संघर्ष है देवनागरी का, जो यानी बहुदेववाद का, एकेश्वरवाद के खिलाफ संघर्ष है। तो इसका मतलब यही था कि जो उर्दू को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनने देना चाह रहे हैं, देश की भाषा नहीं बनने देना चाह रहे हैं उर्दू मिश्रित हिंदी को, वो एक प्रकार से एकेश्वरवाद लोगों के खिलाफ, जो बहुदेववाद वाले जो लोग हैं, वो एकेश्वरवाद लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी कितनी अजीब लगेगी जब आप इस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि ये उस दौर में उस चीज़ को एक प्रकार से ख़त्म करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, उसी तरीके की बातचीत करते हुए, उसी भाषा शैली में उस विभेद को और बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। यानी एक प्रकार से ये एक पक्ष लेते हुए पक्षधरता का समर्थन करते हुए ये भाषा की जो खाई है उसको लगातार और
दूर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये गारसा दातासी के बारे में बहुत विस्तार से हमने बातचीत की है। ठीक, दूसरा जो हमारा इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो देखिए शिव सिंह सेंगर 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में, और उनका एक गांव है जिला उन्नाव में, कांथा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1878 ईस्वी में हुई। पेशे से ये पुलिस इंस्पेक्टर थे, है ना। संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा के अध्ययन में गहरी रुचि और स्वयं भी एक कवि थे। ब्रह्मोत्तर खंड और तथा शिव पुराण का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, तो पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी साहित्य में बड़ी रुचि थी और साहित्य की बड़ी सेवा इन्होंने की है। 1833 में जन्म हुआ और 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज। इसका 1875 में पहला संस्करण आया, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां रह गईं और त्रुटियां रह जाने के बाद जब उन कमियों को दूर किया गया तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये दोबारा से 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी एक प्रकार से देखें तो शिव सिंह सरोज अपनी मृत्यु के जस्ट सिर्फ 3 साल पहले ही इस रचना को एक रूप दे पाए थे, क्योंकि 1878 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और जब इसका पुनः संस्करण आया, यानी पुनः जब इसमें त्रुटियां दूर करी गई और दोबारा से नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसको प्रकाशित किया गया, तो ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसके 1 साल बाद शिव सिंह सेंगर जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ठीक है, शिव सिंह सरोज की जो मुख्य बात है उसमें देखें तो ये हिंदी में रचित, यानी हिंदी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास है। ठीक है, हिंदी भाषा में रचित, है ना। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। हम बता चुके हैं वर्णानुक्रम पद्धति, वही कि डिक्शनरी के आधार पर जिस तरीके से वर्णमाला के अक्षरों, जो वर्णमाला है उसी क्रम के आधार पर। शिव सिंह सेंगर का जो ये इतिहास है, शिव सिंह सरोज, ये कालिदास त्रिवेदी की एक रचना है, कालिदास हजारा, उसके आधार पर रचा गया है। यानी इस रचना से बहुत सारे कवियों का, यानी उनकी सामग्री यहाँ से ली गई है कालिदास हजारा से। कुल रचनाकार 103 हैं। इसमें उर्दू के कवियों को कोई स्थान नहीं है। तो फिर किस भाषा के हैं? आपको प्राकृत के, है ना, अपभ्रंश के और हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसमें शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो प्रथम कवि, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि प्रथम कवि किसे माना है, तो पुंस या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। पुष्स या पुंड नाम का कोई कवि है जिसको पहला कवि वे मानते हैं। इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्रत संग्रह कहा है, जैसे कि गारसा दत्तासी के इतिहास को व्रत संग्रह कहा गया है। व्रत संग्रह का मतलब एक सीधा सीधा परिचय, जीवन परिचय दे देना, खास उस पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार नहीं करना, उसका काल विभाजन नहीं करना, उस समय की परिस्थितियों के बारे में बहुत विस्तार से विचार नहीं करना, सीधा सीधा व्रत। व्रत का मतलब यानी परिचय, यानी जीवन परिचय के माध्यम से चीज़ों को बता देना। ठीक है, तीसरा हमारा इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का, है ना। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन पूरा नाम है इनका। जन्म हुआ है 1851 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। आयरलैंड का एक शहर है डबलिन, वहाँ पे हुआ। मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में हुई, यानी भारत आज़ाद जब हो रहा था उससे लगभग कुल 6 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई है। इतिहास है इनका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये 1888 में प्रकाशित हुआ, तथा पुस्तक रूप में ये 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विशेष तथ्य क्या है इसके? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। कालक्रम अनुसार पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर आपको वर्णानुक्रम पद्धति नहीं अपनाई गई है, जो पहले के इतिहास ग्रंथों में अपनाई गई शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी ने, वो यहाँ नहीं अपनाई गई है, बल्कि यहाँ पर आपको कालक्रमानुसार पद्धति अपनाई हुई दिखाई देगी। ठीक है, 952 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है, रचनाकारों को स्थान दिया गया है।
सभी रचनाकार किसके हैं? हिंदी के हैं, है ना। और जिसमें से 886 कवि लगभग कहाँ से लिए गए हैं? शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। तो आधार इसका क्या हुआ? शिव सिंह सरोज आधार हुआ आपका। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का आधार ग्रंथ क्या है? फिर शिव सिंह सरोज है, जहाँ से लगभग 886 कवियों को वहाँ से लिया गया, वहाँ से उनका परिचय प्राप्त किया गया है। ठीक। अब जैसे कि जो उर्दू और हिंदी का जो पूरा विवाद चल रहा था, उसकी झलक आपको यहाँ भी दिखाई देगी। वो किस रूप में? देखिए ग्रियर्सन ने इस भूमिका में क्या लिखा है अपने इस जो इतिहास ग्रंथ है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर रख रहा हूँ। यानी जो प्राकृत में लिखी हुई, अब प्राकृत में कहाँ थी? शिव सिंह सरोज में कौन कौन से कवि थे? तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है शिव सिंह सरोज में प्राकृत के कवि थे, और आप ये भी देख सकते हैं कि वहां पे जो है अपभ्रंश के कवियों को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो वो दोनों तरीके की चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो उस प्राकृत नहीं हो रहा है, तो प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी इन्होंने विचार से बाहर कर दिया है। ठीक है, भले ही प्राकृत कवि बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। वो ये कह रहे हैं कि प्राकृत ठीक है बोलचाल की भाषा रही है, क्योंकि प्राकृत बोलचाल की भाषा कैसे है कि अगर हम इसको देखेंगे तो संस्कृत है ना, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। तो पाली में आपको बौद्ध धर्म की रचनाएं मिलेंगी और प्राकृत में जैन धर्म की। ठीक है, उस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही, है ना। तो एक प्रकार से विदेश से लाई गई, अब विदेश से तो अंग्रेजी भी लाई गई थी, है ना। अंग्रेजी भाषा में लिखा जा रहा है, विदेशी भाषा तो एक प्रकार से अंग्रेजी भी है, लेकिन वो इनकी अपना एक, क्योंकि ये उसी दृष्टिकोण से बातचीत कर रहे थे, उपनिवेशिक कालीन इनका दृष्टिकोण है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि ये भारत को गुलाम बना के रख रहे थे और इनकी पूरी शिक्षा भी उसी तरीके की थी कि भारतीयों पर राज करना इनका उद्देश्य था। तो वो सारी चीज़ें मिली जुली रहती हैं, कहीं ना कहीं माइंडसेट वैसा ही था ना, प्राच्यवादी दृष्टिकोण से ये अध्ययन कर रहे थे भारत का, और इंटेलिज्म जिसको कहा जाता है उसी दृष्टिकोण से अध्ययन है इनका, है ना, के अंतर्गत नहीं आती। ना मैं अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इस अंतिम को, कौन सी अंतिम को? उर्दू को, ठीक है, उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। ठीक है, तो गारसा दत्तासी ने उर्दू पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया, इसलिए इन्होंने उर्दुओं के कवियों को बाहर कर दिया है। ठीक है, ये भूमिका में उस तरीके की बातचीत आपको दिखाई देती है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्रंथ लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये पहला इतिहास ग्रंथ है ना, जिसमें सिर्फ हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, इसमें कुल कितने कवि हैं? इसमें जो है आपके इसमें जो है 12 अध्याय हैं इस रचना में, इस इतिहास में, और साहित्य इतिहास विकास क्रम को, यानी जो काल क्रम है उसको 11 युगों में बांटने की कोशिश की है। अध्याय इसमें 12 हैं और युग जो हैं 11 हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अध्याय की बात आएगी तो अध्याय इसमें 12 हैं, और जब युग साहित्य इतिहास के विकास क्रम को देखेंगे तो 11 युगों में बांटने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 12 अध्याय के साथ 11 युग भी हो जाएंगे। तो पहला इनका चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य, है ना, पांचवा है मुगल दरबार, छठा तुलसीदास है, सातवां रीति काव्य है, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि हैं, नौवां रानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, है ना, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर 11वां 18वीं शताब्दी, है ना।
उसके बाद 12वां जो अध्याय है वो विविध के नाम से है, इसका कोई नाम, इसका कोई युग का नाम नहीं दिया गया है, ये एक विविध के नाम से एक अध्याय का नाम है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल फुटकल कवि अंत में डाल देते थे, फुटकल कवि, और किसी युग की बात करते थे और जो कवि उसमें नहीं ठहरते थे उनको फुटकल कवियों में डाल देते, ऐसे इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो अध्याय ही बना दिया विविध, ठीक है, अलग अलग तरीके से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे युग न मानकर अध्यायों का नाम मात्र मानते हैं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये युग नहीं, आप इसको अध्याय ही कह सकते हैं। ग्रियर्सन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो इनकी जो सबसे बड़ी देन है कि इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, यानी, और ये कौन सा समय? 16वीं और 17वीं सदी का जो साहित्य लिखा गया है, 16वीं सदी मतलब 1501 से लेकर, और 17वीं सदी का अगर बात करें हम तो 1699 तक का जो समय है, इसको इन्होंने क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। यानी ये भक्ति काल जो है भारत, इसका स्वर्ण युग कहने का जो पहला प्रयास किया है, ये जो पहली देन है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन की ही है, जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के रहने वाले थे, है ना, आयरलैंड के रहने वाले थे। औपनिवेशिक कालीन भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के रूप में के कर्मचारी और भाषा वैज्ञानिक थे, यानी कर्मचारी के रूप में आए थे, और ये भाषा वैज्ञानिक थे। भाषा पर इनका बहुत योगदान था, इतिहासकार भी इनको कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास लिखा है। ये 1870 में ICS की परीक्षा का पास करके, यानी ICS के रूप में भारत आए थे, और 1899 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। ग्रियर्सन ने 1894 से 1927 ईस्वी तक लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे, है ना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पूछी जाती है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कब से कब तक काम किया इस पर? 1894 से लेके 1927। देखो समय इसका नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने किया है, तो ये ग्रियर्सन की बहुत महत्वपूर्ण काम है भाषा के बारे में। ठीक है, अर्थात लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ नोट्स ऑफ तुलसीदास, तुलसीदास पे लगभग 12 निबंध इन्होंने लिखे हैं, जो तुलसीदास के बारे में बहुत वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। उस दौर में तुलसीदास पे आप देखेंगे, तुलसीदास बहुत फेवरेट हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो तुलसीदास पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, वो आप देखेंगे कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन को आप देख सकते हैं कि तुलसीदास पे इतने बेहतरीन 12 लगभग 12 निबंध है इसमें, नोट्स ऑफ तुलसीदास में 12 निबंधों पे काम किया है। और ये तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, आप इसको पहला वैज्ञानिक अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो है मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद। ये हमारा चौथा बहुत महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो मिस्र बंधु में कौन थे? ये 3 ब्रदर थे, यानी 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे, और इन्हीं तीनों भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाता है। कब प्रकाशित हुई ये रचना? तो इसका पहला प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ है ना। और पहले प्रकाशन में जो 1913 में आया, इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे, और चौथा भाग जो है इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित दिखाई देगा आपको। पद्धति क्या है? कालक्रम अनुसार जो है, इसको कालक्रम के आधार पर इस पद्धति को अपनाया गया है। कालानुक्रम पद्धति को आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, रचनाकार कौन है, कितने हैं इसमें? 4591 रचनाकार आपको इस रचना में दिखाई देंगे। ठीक है, विशेष तथ्य क्या है इसके? नागरिक प्रशासनिक सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर इसको लिखा गया है। ठीक है, तो नागरिक प्रशासनिक काशी सभा में जो हस्तलिखित खोजों का अभियान चला था, आपको पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये 1900 से लेकर 1921 ईस्वी तक चला। और इसमें खोजकर्ता कौन कौन थे? तो एक तो सुखदेव बिहारी, खुद जो इस मिस्र बंधुओं में से एक भाई हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना, श्याम सुंदर दास और हीरा लाल। ये 3 विद्वान हैं जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने नागरिक प्रशासनिक सभा काशी के माध्यम से हस्तलिखित जो जितने भी ग्रंथ थे, जो है ना,
भिन्न भिन्न लाइब्रेरियों में यानी भिन्न भिन्न पुस्तकालयों में मौजूद थे, किसी के घर पे थे। इस तरीके से उन्होंने पूरी यात्राएं करी और खोज खोज कर ग्रंथों को निकाला, तो उसी को आधार बनाकर मिस्र बंधु विनोद लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है। अनेक अज्ञात कवि आपको इस रचना पे मिलेंगे और उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। ये एक खास बात है कि उन कवियों को निकाल के लाया गया, उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास इस रचना के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्यिक, है ना, साहित्य के विविध अंगों पर भी, यानी उनके जीवन के बारे में तो बातचीत की गई है, लेकिन उनका साहित्य किस तरीके का है, उसके विविध पक्षों पर, उसके विविध अंगों पर भी प्रकाश आपको इस रचना में दिखाई देगा। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कवियों को श्रेणियां निर्धारित की हैं, है ना। तुलना की गई है एक कवि की दूसरी कवि से, उनकी श्रेणियां बनाई हैं। तो पहली उत्तम प्रकार की श्रेणी होगी, सबसे फर्स्ट नंबर के कवि यानी उत्तम श्रेणी के कवि आएंगे कुछ। मध्यम श्रेणी के कवि और सामान्य श्रेणी के कवि। तो ये देखिए रचनाकारों के 3 भागों में व्यक्त किया है, उत्तम, मध्यम और सामान्य। ठीक है, ये 3 प्रकार की श्रेणी आपको इस रचना में दिखाई देंगे। हिंदी साहित्य इतिहास में इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में ही मिलता है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है कि कोई भी इस तरीके की रचना जिसमें कथनों की, जो सीधे सीधे कथन कहे जाते हैं, उनकी भरमार हो, सीधे सीधे व्रत रख दिए गए हों, सीधी सीधी जानकारी रख दी गई हो, ऐसे कथन जो होते हैं उनको इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। इतिवृत्तात्मक जो जैसा है उसको वैसे के वैसा ही लिख देना। तो हिंदी साहित्य में इतिहास वृत्त लेखन की जो सबसे लेखन जो है वो मिस्र बंधु विनोद में ही मिलता है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण अगर हम देखें तो समालोचना पद्धति में भी दिया गया है ना। सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं में प्रस्तुत की गई हैं। जो सामान्य श्रेणी में जो कवि रखे हैं उनकी नामावली बड़ी संक्षिप्त रूप में, सूचना के रूप में आपको यहाँ मिलेगी। और इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है, यानी 1, 2, 3 इस तरीके की एक संख्या दी गई है कि कौन सा कवि किस संख्या पर आता है। ठीक है, तो प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या। तो और ये कहाँ से लिया है मिस्र बंधुओं ने? ये ग्रेसन की पद्धति का ही एक प्रकार से अनुसरण, ग्रेसन ने भी उसी तरीका से संख्याएं रखी हैं, तो ये वहीं से उसी परंपरा को इन्होंने फॉलो किया है, उसी का अनुसरण करते हुए आपको ये दिखाई देंगे। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो सहारा लिया है जिन ग्रंथों का, ये कहा जाता है कि किसके आधार पर, तो सबसे पहला तो एक तो उन्होंने कवियों की स्वरचित रचनाओं को उठाया है जो खोज की गई पूरी नागरी प्रचानी सभा के द्वारा। दूसरा शिव सिंह सरोज को भी आधार बनाया है। तीसरा ग्रियर्सन के इतिहास को भी आधार है। चौथा मुंशी देवी प्रसाद के जो लेख उस समय में लिखे जा रहे थे उनको आधार बनाया है। और नागरी प्रचानी सभा काशी की जो खोज रिपोर्ट है वो तो हम बात कर ही चुके हैं, वो तो आधार है ही इस रचना का मुख्य रूप से। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल ने इससे मिस्र बंधु विनोद को भारी व्रत संग्रह कहा गया है ना। अभी तक वो दोनों को व्रत संग्रह कह रहे थे, अब इसको भारी जोड़ दिया है, इसको भारी व्रत संग्रह कहा है ना। और मिस्र बंधुओं को क्या क्या है? परिश्रमी संकलन करता, कि बेचारे बहुत परिश्रम करके संकलन इन्होंने की है। तो एक प्रकार से उनको उतना सम्मान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया, भारी व्रत संग्रह कह दिया और उनको संकलन करता कहा, ना कि इतिहासकार माना है कि इन्होंने रचनाओं को उठा के एक कह सकते हैं संपादक की तरह जैसे संकलन जो करते हैं वो कहा है। तो एक प्रकार से उतना जो महत्व उनको मिलना चाहिए था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उतना महत्व नहीं दिया है। परिश्रमी संकलन करता और भारी व्रत संग्रह इस इतिहास को, और इनको सिर्फ संकलन करता कहा है, परिश्रमी संकलन करता इतिहासकार नहीं माना है। मिस्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा जाता है कि जो मिस्र बंधु विनोद जो रचना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का क्या है? उपजीव्य है, यानी आधार ग्रंथ। सॉरी, ये ग्रंथ नहीं होगा, ग्रंथ की जगह है ना, तो आधार ग्रंथ है। ठीक है, ये माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी से बहुत सारी सामग्री ली है। तो ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप में इसका श्रेय मिस्र बंधुओं को ही जाता है। और इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। इनके 5 काल, पहले तो यही है आरंभिक काल, कब से है? 643 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक का इनका प्रारंभिक काल है। इसको 2 भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल
643 से 1286 ईस्वी तक। फिर है उत्तर आरंभिक काल 1287 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक का आरंभिक काल हो जाता है ये। इसके बाद दूसरा युग है इनका माध्यमिक काल, ये आपको 1388 से लेकर 1623 ईस्वी तक दिखाई देगा। इसको भी दो कालों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो 1388 से लेकर 1503 ईस्वी तक का जो है पूर्व माध्यमिक काल है। प्रौढ़ माध्यमिक काल इनका 1504 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी तक दिखाई देगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। ठीक है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। और अलंकृत काल का समय सीमा क्या है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इनके हिसाब से अलंकृत काल की समय सीमा 1624 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक चलती है। इसको भी अलंकृत काल को इन्होंने दो कालों में विभाजित किया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। ठीक है, तो पूर्वालंकृत काल 1624 से लेकर 1733 और उत्तरालंकृत काल जो है 1734 से लेकर 1833 ईस्वी तक। चौथा युग है इनका परिवर्तन काल 1834 से लेकर 1868 ईस्वी तक। इसके अतिरिक्त पांचवा वर्तमान काल है जो 1869 ईस्वी से लेकर बाद तक चलता रहता है। ठीक है, मिश्र बंधुओं की एक रचना हिंदी नवरत्न भी मिलती है, ये 1910 ईस्वी में लिखी गई। इसमें हिंदी के 9 प्रमुख कवियों को स्थान दिया गया है, जिसमें आपको तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधुओं में मतिराम और भूषण, केशव, कबीर, चंद्रवरदाई और भारतेंदु, आपको ये जो हैं 9 कवि आपको इस रचना में नवरत्न कहा गया, हिंदी का नवरत्न कहा गया। तो इन 9 कवियों को त्रिपाठी बंधुओं में इसीलिए दोनों आ जाते हैं, मतिराम और भूषण त्रिपाठी बंधुओं के अंतर्गत, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके हिंदी साहित्य इतिहास के हमने जो आरंभिक 4 ग्रंथ हैं उनकी बातचीत की है। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आने वाले जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनकी विवेचना हम बाद आगे वाली वीडियो में करेंगे। आप तब तक के लिए इसे ध्यान से देखें और यहाँ से जो भी कुछ आपको सामग्री उपलब्ध कराई गई है, निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा न नेट में न हायर आपको कहीं भी इससे अतिरिक्त कुछ पूछा जाए ऐसी संभावना नहीं है। सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल में हमने समझने की कोशिश की है। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा और आपको पूरी जानकारी उस समय के इन चारों इतिहासों के बारे में प्राप्त होगी। ठीक है, सभी के लिए नमस्कार।